नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ब्लडी सथ का आज का ये एपिसोड जुड़ा हुआ है नीलवंती ग्रंथ से, जिसे बहुत सारे लोग नीलावंती ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसकी जानकारी या फिर कह लो समझ पूरी तरह से अगर किसी इंसान को हो तो वो इंसान इस दुनिया में मौजूद किसी भी जीव जंतु की भाषा को समझ सकता है और उससे प्रॉपरली कम्युनिकेट भी कर सकता है। सुनने में ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन जरा सोचिए, आप इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज से अगर कम्युनिकेट करने लगे तो आप कितने ज्यादा यूनिक कहलाएंगे। इतना ही नहीं, माना जाता है कि नीलवंती ग्रंथ को किसी ने अगर अपने आप में सिद्ध कर लिया है तो उसके पास कुछ ऐसी ऐसी शक्तियां आ सकती है जिसे समझना और समझाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिसमें कुछ लिस्ट में है किसी को भी वश में कर लेना, किसी से भी अपना मनचाहा काम किसी भी वक्त करा लेना और जो चाहो वो जल्द से जल्द हासिल कर लेना होता है। दरअसल दोस्तों, नीलवंती ग्रंथ इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। ये एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जिस भाषा को आज तक डिकोड नहीं कर पाया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का यह दावा है कि नीलवंती ग्रंथ की उनको पूरी तरह से समझ है। उनके पास ऐसी विद्याएं हैं जिसे साइंस बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। अगर मैं आप लोगों को नॉर्मली बताऊं तो नीलवंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ होता है कि उस ग्रंथ को पूरी तरह से पढ़ने और समझने वाला इंसान अगर नौसिखिया हो तो या तो पागल हो जाता है, और अगर उस ग्रंथ को बीच में ही पढ़ते पढ़ते छोड़ दिए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन ये नीलवंती ग्रंथ की गुत्थी इस दुनिया में आई कैसे, ये इस दुनिया में आया कैसे, ये सवाल बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूज कर देता है। क्योंकि बहुत सारी कहानियां आप लोगों को मिल जाएगी जिसमें नीलवंती ग्रंथ का जिक्र मिलता है। बहुत सारे लोगों ने अपना घर परिवार, अपना गांव शहर सब कुछ छोड़ दिया इस ग्रंथ के लिए, ऐसी विद्याएं पाने के लिए। आप लोगों ने इस प्रकार की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कंफ्यूजन तो आप लोगों के बीच में तो जरूर होगा ना कि ये ग्रंथ आया तो आया कहां से, किसने इस ग्रंथ को लिखा, किसने ऐसी एक भाषा, नई सी भाषा इजाद की जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। सैकड़ों साल बीत गए। तो चलो दोस्तों, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं ये ग्रंथ इस दुनिया में आया कैसे। बहुत सालों पहले की बात है, बहुत सैकड़ों सालों पहले की बात होगी। ये मॉडर्न जमाना तो उस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव में एक बहुत ही ज्यादा रूपवान, धनवान और गुणवान नौजवान रहा करता था। दरअसल ये अपने परिवार में एक लौता बच्चा था और इसके परिवार में सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। जितनी भी पुश्तैनी चीजें थी सब इसके हवाले हो चुकी थी और ये अलग अलग तरह का व्यापार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से बड़े शहर से और बड़े शहर हमेशा ट्रैवल करते रहता था। उस समय ट्रैवल करने के लिए लोगों के पास खुद का साधन जो सबसे ज्यादा नॉर्मल था वो था बैलगाड़ी। इसके पास भी अपनी एक बैलगाड़ी थी जिसमें ये काफी समय से ट्रैवल किया करता था। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था। ये भी अपने एक नए व्यापार के लिए अपने गांव से एक बड़े शहर जाना चाहता था। उसने अपनी बैलगाड़ी में कुछ अपना सामान लादा और निकल पड़ा। निकलने का वक्त था शाम का। ज्यादा एक्साइटमेंट में ये घर से खाना पीना खाकर नहीं निकला था, भूखे पेट निकला था। इसी कारण से गर्मी होने की वजह से उसे बीच रास्ते में ही भूख सताने लगी। उसने सोचा, मैंने तो कुछ खाने की चीजें भी नहीं रखा हूं, भूख भी बढ़ने लगी है। अगर मैं इसी तरह से और भी ट्रैवल करता रहा तो थकान काफी ज्यादा हावी हो जाएगी और मुझे चक्कर वक्कर आ सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, यहीं पे कहीं आराम कर लेता हूँ, गर्मी भी थोड़ी ज्यादा लग रही है। सुबह सुबह का वक्त होगा, मतलब सुबह सुबह यही भोर का समय जो बोलते हैं ना, 4 सवा 4 बजे का समय, उस समय निकल जाऊंगा। कोई धूप वूप भी नहीं रहेगी और फिर ज्यादा दूर बचा भी नहीं है, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा दोपहर होने से पहले। तो यहाँ पर कोई पेड़ ढूंढता हूँ, वहां पर आराम करने लगता हूँ। थोड़ी आगे बढ़ा, रात काफी हो चुकी थी, चारों तरफ शियाल चिल्ला रहे थे। इसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। सोचा अब इससे ज्यादा आगे बढ़ना सेफ महसूस नहीं हो रहा है। तो सामने एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि इसी पीपल के पेड़ के नीचे अपना बसेरा डालकर सो जाता हूँ, बैलगाड़ी को यहीं पर बांध देता हूँ। यहाँ पर पीपल की जो छांव मिलेगी, अगर सुबह सुबह भी लेट हुआ तो बैलों को भी परेशानी नहीं होगी, मुझे भी थोड़ी ठंडक फील होगी और ऐसे में रेस्ट भी मिल जाएगा बॉडी को। सुबह उठ के निकल पड़ूंगा। ये उस पीपल के पेड़ के नीचे सोने लगा। अब सोए हुए कुछ ही समय बीता था, मध्य रात्रि का समय आया ही था कि उसे कुछ हलचल सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ घोड़े या फिर कुछ लोग दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो क्या पाया, कुछ लोगों की भीड़ उसकी तरफ बढ़ रही है। ये डाकू थे जो उसे लूटने के लिए दौड़ते हुए उसके पास आ रहे थे। उसकी बैलगाड़ी में उसका थोड़ा सामान था। उसे अपनी फिक्र सताई। उसे ऐसा लगा कि ये लोग मेरी जान भी ले सकते हैं। उसने अपने सामान से ज्यादा खुद की जान बचाना बेहतर समझा और नॉन स्टॉप भागना शुरू कर दिया। भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। शायद वो डाकू भी उसका पीछा काफी समय तक करते रहे और फिर एक ऐसा वक्त आया कि इसे चक्कर सा आ गया।
देखो दिन भर से तो खाना खाया नहीं था, उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से थकान के कारण आराम करने गया था कि ऐसा कुछ होने लगा। तो इसको एक तरीके से डिहाइड्रेशन हो गया और ये बहुत दूर भागने के बाद चक्कर खा के बेहोश होकर एक पेड़ के नीचे गिर गया। वो गिरा, शायद जब वो गिरा तो अंधेरा था, वो डाकुओं के नजर में नहीं आ पाया होगा। डाकुओं ने उसकी बैलगाड़ी, उसका सामान लूटे और अपने रास्ते निकल पड़े। अब भोर का वक्त आया, सुबह सुबह का वक्त। अब थोड़ी जो चिड़ियाएं थी वो चहकने लगी थी और इसकी जब हल्की सी आंखें खुली तो ये पाता है कि इसके सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी औरत खड़ी हुई है। इतनी खूबसूरत कि अपने बारे में सब कुछ भूल गया, मानो कि उसके चेहरे ने, उसके रूप ने इसका मन मोह लिया था। एक तरीके से ये उसके ऊपर वशीभूत हो गया और आंखें खोलते से मंत्रमुग्ध हुआ जैसे उसने उसके सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रख दिया। वो खूबसूरत महिला भी ये सारी चीजें सुनकर, देखकर थोड़ी हैरान हुई। उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराई और उसके सामने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हारे साथ केवल एक ही शर्त में शादी करूंगी। शादी के बाद किसी भी रात मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं बिताऊंगी। रात होते से ही मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सवाल तुम मुझसे कभी भी नहीं करोगे। अगर किए तो मैं उसी वक्त छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें चले जाऊंगी। और ये भी ध्यान रखना, मेरा पीछा भी गलती से मत कर लेना, नहीं तो वो आखिरी वक्त होगा हम दोनों का एक साथ। नौजवान भी तैयार था, वो तो बिल्कुल वश में हो गया था उस महिला के। उसने इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया और उस सुंदर सी महिला को लेकर अपने गांव, अपने घर वापस चला गया। दोनों का विवाह बहुत ही जल्दी हुआ और दोनों हंसी खुशी अपने घर पर रहने लगे। लेकिन वो हमेशा ये नोटिस करता कि रात का वक्त होता है, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है घर से उठ के, फिर सुबह सुबह फिर से आ जाती है। उसके मन में ये चीज बहुत ज्यादा उसको खटकने लगी। देखो दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे ये चीज काफी ज्यादा परेशान करती थी। अब एक दिन की बात है, रात का वक्त था। लड़के ने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो लड़की का आज पीछा करेगा और उसे देखेगा कि वो आखिर जाती कहाँ पर है। वो सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही वो टाइम आया जिस टाइम पे वो उठ के जाती थी, वो बाहर निकली है घर से कि धीरे धीरे ये भी उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो एक जंगल में पहुंचा। उसने पाया कि एक जंगल में एक पुराने से, एक बहुत ही वृद्ध से साधु के पास वो गई है और उससे कुछ बात कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उस साधु के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे शमशान घाट आया। शमशान घाट में उसने पाई कि वो एक अघोरी से बात कर रही है। फिर वहां से भी कोई साधन नहीं मिला, इसको कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर वो और आगे बढ़ गई और फिर घने जंगल में उसे एक तांत्रिक मिला। अब उसने सोचा कि उस साधु से क्या बात की सुन नहीं पाया, उसने अघोरी से क्या बात की सुन नहीं पाया, अब वो तांत्रिक से क्या बात कर रही है मुझे तो सुनना ही है। वो धीरे धीरे करके और आगे बढ़ गया और एक पेड़ का सहारा लेकर उसके पीछे छुप गया और वो चुपके से उसकी और तांत्रिक की बातें सुनने लगा। वो तांत्रिक को कहती है कि मेरा नाम नीलवंती है, मैं नीलवंती हूँ, यक्ष लोक से आई हुई हूँ, इस दुनिया में फंस गई हूँ, मुझे अपने लोक में जाना है, कैसे भी करके वो नाव के बारे में मुझे बता दीजिए। तांत्रिक इनकार कर दिया। वो उदास होकर वापस लौटने लगी। वो भी घबरा गया और भागते हुए अपने घर में वापस से आकर सो गया। वो भी आई, अब तक सुबह का वक्त हो चुका था, वो भी आकर सो गई। फिर अगली रात को फिर से वो उठी और इस बार वो किसी साधु, तांत्रिक या अघोरी के पास नहीं, बल्कि कुछ आत्माओं के पास गई। कुछ ऐसे खौफनाक से लोग जो हमारी दुनिया के प्रतीत नहीं हो रहे थे। नौजवान ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा घबरा गया। नौजवान ने साफ साफ सुना सामने बैठे खौफनाक से रूप वाले राक्षस ने उससे पशु बलि मांगी है। वो तैयार थी। उसने रास्ते से एक सियार गुजर रहा था, उसको पकड़ी और तुरंत ही उसके सामने भेंट चढ़ा दी, फिर खुद का लहू भी। ऐसे करते करते दिन बीते। नौजवान रोज अपनी पत्नी का पीछा करता। नौजवान ने यह पाया पशु और खुद का लहू तक तो ठीक था, वो तो गांव के बच्चों को भी उसको भेंट में दे रही है। अब नौजवान काफी ज्यादा परेशान हो गया। एक रात वो पड़ोस के बच्चे को ही उस राक्षस के सामने ले आई तो नौजवान अचानक से बिल्कुल सामने आ धमका और बोला कि तुम ये क्यों कर रही हो। उतने में वो राक्षस उस बच्चे के साथ वहां से भाग चुका था, मानो कि अदृश्य हो गया था। अब नीलवंती उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा क्रोधित हो गई। उसने बोली कि तुमने मेरे साथ गलत किया, मैंने तुमसे मना की थी ना कि कुछ भी हो जाए मेरा पीछा मत करना, मुझसे पूछना नहीं। अब देखो ये आखिरी समय होगा जब हम दोनों साथ में हैं। तुम्हें इतना ही जानना था ना मैं कौन हूं, तो जान लो, मैं नीलवंती हूं, यक्ष लोक से आई हुई हूं। किसी एक श्राप के चलते मैं इस दुनिया में फंस गई हूं। एक उल्लू की आत्मा जो कि एक पवित्र आत्मा थी, उसने मुझे ये बताई कि मनुष्य लोक से यक्ष लोक में जाने के लिए जो बीच में नदी पड़ती है
उसे पार करने के लिए मुझे एक चमत्कारी नाव को पाना पड़ेगा। बस उसी नाव को पाने के लिए मैं हर रात इन लोगों से मिलती थी, लेकिन देखो तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस तरह से तुम्हारे कारण मैं मनुष्य लोक में अब ना जाने कितने और समय तक भटकती रहूंगी, उसी प्रकार से तुम भी अदृश्य हो जाओगे और एक अलग ही लोक में पहुंच जाओगे। बस वही वक्त था, वो नौजवान वहां से खड़े खड़े अदृश्य हो गया। नीलवंती बहुत ज्यादा दुख में थी। दुख में उसने अपनी पूरी बातें एक ऐसे भोजपत्र में लिख के रख दी जो काफी ज्यादा पतला था, मतलब हवा में आसानी से उड़ सकता था। सारी बातें उसने लिखी, दुख में एक पक्षी का रूप बदली, और जब अपने पंख फड़फड़ा के आसमान में उड़ी ही है कि नीचे जो भोजपत्र में उसने अपनी पूरी कहानी, पूरी गुत्थी, पूरा ग्रंथ लिख डाला था, वो भी उसके पंखों की हवा की वजह से दूर दूर तक उड़ पड़े। समय बीत गया, काफी समय। नीलवंती के साथ क्या हुआ इसकी जानकारी तो लोगों को नहीं, लेकिन वो भोजपत्र में लिखा हुआ एक तरीके से नीलवंती ग्रंथ लोगों को प्राप्त होने लगा। कई तरह के तांत्रिकों ने, मांत्रिकों ने उस भोजपत्र को इकट्ठा किए और समझने की कोशिश करने लगे। इसे नीलवंती ग्रंथ का नाम दे दिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर, सीखकर वो कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी विद्याएं प्राप्त कर चुके हैं जिसे समझ पाना और समझा पाना लगभग असंभव सा है। और वहीं पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये पढ़ने से अपनी जान गंवानी पड़ी, या तो फिर अपनी दिमागी स्थिति पूरी तरीके से खोनी पड़ी। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने, पुराने लोगों ने इस भाषा को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग असफल रहे। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस ग्रंथ को सीखने के लिए, पाने के लिए जगह जगह भटकते हैं, घर बार, अपना यश, वैभव सब कुछ त्याग देते हैं और केवल एक तांत्रिक या फिर मांत्रिक की तरह ही अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की नीलवंती ग्रंथ की ये हिस्ट्री की कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। नीलवंती ग्रंथ की हिस्ट्री केवल एक नहीं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, बहुत सारी है। जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि आज तक कुछ भी सही और सटीक साबित नहीं हुआ है। ये वाली कहानी सुनकर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूं भाई। इसी ग्रंथ से जुड़ी हुई एक आदमी की कहानी सुनना है कि उसने किस तरीके से अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत जल्दी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।